आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी तक हमने सॉलिड स्टेट में दो टाइप के सॉलिड के बारे में पढ़ चुका हूँ, मेटेलिक सॉलिड के बारे में और हम सभी लोग आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़े। आपको बता दूं, मेटेलिक सॉलिड जैसे आपके पास दे दिया गया कई टाइप के सॉलिड, और आपको वहां पे अगर कहा जाएगा कौन मेटेलिक सॉलिड है कौन आयनिक सॉलिड है, तो आप बड़े आसानी से इसको जान सकते हैं। मेटल्स रहा तो मेटेलिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड रहा तो आयनिक सॉलिड। आज मैं बचे हुए दो जो सॉलिड थे उनके बारे में भी डिस्कस करने चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूं इसमें हर बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए, सॉलिड स्टेट, आज का जो पॉइंट है आप उसे अच्छी तरीके से देखिएगा। जो थर्ड टाइप का आपके पास सॉलिड था उसे हम कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। आप बात समझिएगा, या इसी सॉलिड को एक नाम और मैंने दिया था एटॉमिक सॉलिड, या इसी को एक नाम और दे सकते हैं नेटवर्क सॉलिड। तो कई नामों से जाना जाता है ये सॉलिड। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं यहां पे कोवैलेंट का मतलब क्या है। तो आप याद रखिएगा, एक छोटी सी लाइन में लिख दे रहा हूं, मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड आर प्रेजेंट इन गैस फेज। आप याद रखिएगा, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होंगे मैक्सिमम आप देखेंगे वो गैसियस फेज में। क्यों? उसकी वजह क्या है? बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? बहुत वीक बॉन्ड होता है। पर कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो आपके सॉलिड फॉर्म में, उनको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कुछ हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन फिर भी वो सॉलिड फॉर्म में है। अब वो आखिर ऐसा क्यों है, या उनमें क्या ऐसी कंडीशन हो गई जिससे वो सॉलिड फॉर्म में आ गए, उसकी केवल एक वजह थी जिसकी वजह से नाम पड़ा क्या? नेटवर्क। तो आप बोल सकते हैं देयर आर सम एग्जांपल, मैं लिख भी दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड which are present in solid form। कुछ यहां पे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। अब आखिरकार इनमें क्या ऐसा फिनोमेना हो गया जिसमें इनको सॉलिड फॉर्म में आना पड़ा? तो वो वजह थी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क एक ऐसा कारण बना जिसकी वजह से ये सॉलिड कंडीशन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं, आखिरकार वो स्पेशल एग्जांपल कौन से हो सकते हैं। जैसे आप सभी लोग ध्यान देंगे, ग्रेफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गिने चुने एग्जांपल हैं कोवैलेंट सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के, गिने चुने एग्जांपल हैं। ग्रेफाइट, डायमंड, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, इसके पीछे पड़ी हुई है। और अफसोस बस इस बात का है कि अगर थोड़ा सा आप इसको टेस्ट कर लीजिए तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ये डायमंड। एक आपके पास और रहेगा सिलिकॉन कार्बाइड, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये नया है, इसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये कुछ स्पेशल एग्जांपल हैं जिनमें आप देखेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग, पर कोवैलेंट बॉन्डिंग होने के बावजूद ये सॉलिड फॉर्म है। उसके लिए एक स्पेशल फिनोमेना इनमें देखा गया है, वो नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेटवर्क। इसीलिए हम सभी लोग कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं।
जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सभी लोग ध्यान देंगे तो जो भी नेटवर्क बनता है इनका एग्जांपल जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है। मैं ग्रेफाइट का एग्जांपल देता हूं, डायमंड का भी फिगर बताता हूं कैसे बनेगा। अब आप खुद समझ जाएंगे क्यों। बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर हम सभी लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में आप याद रखेंगे इनमें 2D नेटवर्क। ग्रेफाइट का सिंबल क्या होता है? C। इसमें अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ग्रेफाइट में जो इसका स्ट्रक्चर देखा गया है वो कुछ इस तरह से देखा गया। आप बात को समझिएगा, मैं फिगर बना रहा हूं। अब आप ऐसे बनाते चले जा सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाते चले जा सकते हैं। ये आपके पास है ग्रेफाइट। अब मैं आपसे पूछता हूं ग्रेफाइट के बारे में छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। ग्रेफाइट में अगर आप देखें तो पहली बार 2D स्ट्रक्चर है और हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हर एक कार्बन पे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लो कार्बन ये क्या बना, नेटवर्क बनाना चालू कर दिया। जब ये नेटवर्क बनाना चालू कर दिया, अब आप बताइए बीच में से किसी भी कार्बन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस नेटवर्क की वजह से इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, मजबूती आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। और ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि ये अपनी फिजिकल स्टेट कैसे बना लेते हैं? सॉलिड कंडीशन। तो ये आपके पास ग्रेफाइट का मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे ही अगर आप डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड के लिए मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायमंड के लिए मैं बहुत ज्यादा प्लेस नहीं बताऊंगा, डायमंड का भी सिंबल C है। पर ध्यान दीजिए यहां तो 3D नेटवर्क। आप खुद सोचो 2D नेटवर्क में से तो एटम को तो निकाल नहीं पा रहे, 3D तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब डायमंड आपका जब बहुत हार्ड है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं 3D नेटवर्क। याद रखिएगा जितने भी कटर होते हैं, जो भी कटर होता है उसमें डायमंड लगा है। क्यों? क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड है और कोई चीज अगर हार्ड है उसका यूज ही किया जाता है एज अ कटर। बात समझ में आए? अब आप यहां पर देखेंगे तो 3D नेटवर्क है। 3D नेटवर्क होने का मतलब क्या है? कुल मिलाकर आप ऐसा देखेंगे, यहां पर कार्बन रहेगा, ये कार्बन, इस कार्बन का भी 3D नेटवर्क रहेगा। बात समझना, इसका भी अपना 3D नेटवर्क रहेगा, इनका भी अपना 3D नेटवर्क रहेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं किसी भी एक कार्बन को निकालना चाहो, आप नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत क्या बन चुका है? स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एक दूसरे जकड़ रखे हैं, पकड़ रखे हैं और अपनी फिजिकल स्टेट को सॉलिड बना रखे हैं। ये सबसे ज्यादा हार्ड है। अब मैं यहाँ पे लगे हाथ एक छोटी सी चर्चा और कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम सभी लोग एग्जाम्पल की बात किए, चलिए दूसरी बात हमने यहाँ कहीं के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लिया कि हियर कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट, बट हियर आल्सो नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा और नेटवर्क का फॉर्मेशन होने की वजह से ये एकदम किस कंडीशन में आ जाएगा? सॉलिड। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है और आपको बॉन्ड के बारे में बताया है। अब रही बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो आपको मैं बता दूं इनमें कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर होंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे जो नहीं। जैसे अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, पर ये डायमंड जो है ये इंसुलेटर होता है। अब एक क्वेश्चन होता है कि आखिरकार ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है? मैं यहीं पे बता दूं। अब जब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखिए तो हर एक कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इतना ही नहीं, कहीं भी आप बोल सकते हैं पाई बॉन्ड प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड। और ये जो रूम टेम्परेचर में रहता है ये सफिशिएंट है पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यानी आप बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जैसे कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दीजिए,
तो एक बॉन्ड के टूटने से क्या होता है, दो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ जिससे दो फ्री इलेक्ट्रॉन बने। अब वो दो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो इनके बीच में देख रहे हैं गैपिंग है ना, इन्हीं के बीच में ये चलने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। हम बोल सकते हैं ग्रेफाइट के पास क्या है, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक टाइप के क्या होते हैं, कंडक्टर। और डायमंड में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक ही नहीं होता है। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दे आर इंसुलेटर एंड दे आर कंडक्टर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आए। तो हम सभी लोग इस टाइप के सॉलिड को क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। अब मैं एक लास्ट टाइप के सॉलिड को बता रहा हूं, थोड़ा आप याद रखिएगा। और आप इतना याद रखिएगा कि कोवैलेंट सॉलिड या इनको नेटवर्क सॉलिड। अच्छा एक बात बताना मैं थोड़ा भूल गया, इन्हों एटॉमिक सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो बॉन्डिंग एटम और एटम के बीच में, राइट, इसलिए इनको एटॉमिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हुआ, कोई बात नहीं। अब आपको मैं बताऊं इनके जो एग्जांपल है बड़े गिने चुने कुछ है, इनको रट जाए। इसके अलावा जो भी एग्जांपल और मिलेगा वो सब आपके इस टाइप के सॉलिड में आ जाएंगे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या नाम है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये टॉपिक है। अब आपको सबसे पहली बात ये है, हम सभी लोग इनके एग्जांपल देखें। एग्जांपल आपके पास क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में देखूं तो आप सभी लोग H2O वाटर, सॉलिड फॉर्म में इसका क्या नाम कहलाता है, आइस। D2O ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, P4 सॉलिड, I2 सॉलिड, S8 सॉलिड, बहुत सारे एग्जांपल में बता रहा हूं। H3BO3 सॉलिड, बात समझिए। और आप सभी लोग एक कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसे ड्राई आइस बोला जाता है, जिसका यूज रेफ्रिजरेटर में किया जाता है क्योंकि ये बहुत ठंडा करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। सो ड्राई आइस यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। तो ये आपके पास एग्जांपल है, आप इनके एग्जांपल्स को याद रखिएगा। अब दूसरी बात हम करते हैं किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप याद रखेंगे यहां पर हियर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। अब वो किसके बीच में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं एच बॉन्ड। और आपको बता दूं वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे अगर स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्डिंग है तो वो एच बॉन्ड है। यानी एच बॉन्डिंग अपने में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। आप याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर क्या है, बॉन्डिंग, राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं वांडर वाल फोर्स क्या होता है या मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, उससे भी आप समझिए। मैं आपको ये बता रहा हूं जो वांडर वाल फोर्स होता है ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। पर यहां पर जो फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत क्या होता है, वीक। अब इसको मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा। जैसे मैं एग्जांपल आयोडीन का लेता हूं। आयोडीन का एक मॉलिक्यूल आपका ऐसा रहेगा, आयोडीन का दूसरा मॉलिक्यूल आपका ऐसा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये आयोडीन एटम का न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस आयोडीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इनका न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह से जो क्लोजेस्ट एटम होंगे उनके न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो
तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कितना माइनस, यानी इनके बीच में एक टाइप का क्या लगना चालू हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। पर यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये आपका बहुत वीक होता है, और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जो वीक है, इसी वजह से हम सभी लोग कहते हैं कि वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वीक। बात समझ में है? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे सबके पास बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे जो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स को अफेक्ट करें, पर एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, वो जानना जरूरी है, और आप याद रखिएगा वो होता है मॉलिक्यूलर मास, यानी जो मॉलिक्यूल लिया गया है इसका मास। और ऐसा देखा गया है कि वान डेर वाल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आपका मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मॉलिक्यूलर मास आप बढ़ाएंगे, ज्यादा होगा, तो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, मैं इसको क्यों कह रहा हूं, इसका भी आप कंक्लूजन आपसे मैं पूछ रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, क्योंकि मास आपका न्यूक्लियस में होगा ना, न्यूक्लियर की पावर अगर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, और जब ज्यादा खींचेगा तो बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी बनेगी। इसीलिए तो कहा जा रहा है वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, इसका बहुत बड़ा रोल क्यों है मैं बता रहा हूं। आप सभी लोगों ने एग्जांपल में देखा होगा कि मैंने यहाँ पे I2 को कहा, आप ध्यान दीजिए, मैं इसका एक रोल बता रहा हूं। आप सभी लोग F2 की बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं, I2 की बात करते हैं। इसमें I2 आपका सॉलिड कंडीशन में आता है, पर ये आपका कहेंगे गैस कंडीशन, ये भी कहेंगे गैस कंडीशन। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये सॉलिड हो गया, उसकी वजह क्या है, यहां पे जो मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो I और I के बीच में लगेगा वान डेर वाल, और यहां पे जो लगेगा वो Cl और Cl के बीच में लगेगा, बात तो समझिएगा, और यहां जो लगेगा वो F और F के बीच में लगेगा, बात मेरी समझे। अब ऐसी सिचुएशन बताओ, इनका मोलर मास तो कम है, इनका मोलर मास क्या है, कम है, इस वजह से इनके बीच में उतना अच्छा वान डेर वाल फोर्स नहीं बन पाता है जिससे ये किस फेज में आ जाए, सॉलिड फेज में आ जाए। इनके बीच में उतना सफिशिएंट वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनता है जिससे ये सॉलिड फॉर्म में है, तो बोल सकते हैं दे हैव लेस वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, so they are present in gaseous phase। but यहाँ पे क्या है, due to high molecular mass they are having van der Waals force, but एक strong van der Waals force होगा, अच्छा खासा फोर्स है जो इनको सॉलिड फेज में क्या होगा, ला देगा। मतलब इनके बीच में इस तरह से फोर्स है, इनके बीच में कम फोर्स है, ये गैस में, ये सॉलिड में। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आए। तो ये अभी मैंने बॉन्डिंग की बात की। अच्छा, मैं अगला एग्जांपल क्या होता है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात हो, या आप सभी लोग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अगर आप इनकी बात करें तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल। और वैसे आप कुछ समझिएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मेटेलिक और आयनिक से तो कम ही है। क्यों? क्योंकि इनमें वीक पॉइंट। और आपने एग्जांपल अभी कुछ देर पहले देखा था, मैंने कहा भी था एक स्पेशल केस होता है H बॉन्डिंग वाला, आपने देखा होगा H2O का केस, आपने देखा होगा H3BO3 का केस। मैं आपको बता दूं ये सॉलिड कंडीशन में अगर है तो ड्यू टू H बॉन्ड, बात समझ में। तो इस तरह से आप सभी लोगों को मैंने दो टाइप के सॉलिड को एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा, और मैं इस आशा के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और याद रखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक सॉलिड स्टेट का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।